जो पढ़ना शुरू कर चुके थे वो था क्या, अधिशोषण पर, अधिशोषण को ना, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें से हम लोगों ने जो चयन किया था कौन कौन था? पहला था अधिशोष्य की प्रकृति, यही था ना, अधिशोष्य की प्रकृति। आप लोग लिख जान रहे होंगे, कल का आपने वीडियो देखा होगा तो। पहला है अधिशोष्य की प्रकृति, दूसरा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल, तीसरा है ताप और चौथा है दाब। ये चार है। तो पहला अधिशोषण की, अधिशोष्य की प्रकृति, दूसरा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा तीसरा है ताप और चौथा है क्या, दाब। तो हम लोगों ने अधिशोष्य की प्रकृति पढ़ा था कल कि यदि जो गैस होगा यदि आसानी से द्रवित होने वाला होगा तो अधिशोषण अधिक होगा, यदि आसानी से द्रवित होने वाला नहीं होगा तो अधिशोषण कम होगा। ये पहला पढ़ा था। पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोगों ने पढ़ा कि जितना ज़्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ही अधिशोषण होगा, है ना। जितना बड़ा स्थान होगा, जगह होगा, अधिशोषण की मात्रा उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। अब हम लोग चलेंगे कहाँ, ताप पर। ये सब यदि आप जो कल नहीं देखे होंगे वीडियो या फिर नहीं कल पढ़े होंगे वो स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। हो गया? चलिए अब हम लोग ताप पर चलते हैं। तीसरा है ताप। तीसरा कौन है? ताप। तो ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा अधिशोषण पर? तो पहले देख ले आप, बहुत आसान है, ध्यान से मैं इसको ग्राफ में दिखाऊंगा आपको। तो अधिशोषण पर ताप का क्या है, बेहतरीन और क्या बोल सकते हैं आप उसको कि बेजोड़ प्रभाव पड़ता है। ऐसे भी ताप का तो हर चीज़ पर ही बेजोड़ प्रभाव पड़ता है। यदि आप में ताप दे दिया जाए तो आप पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ताप का तो हर एक वस्तु पर एक अनुकूल प्रभाव पड़े या प्रतिकूल प्रभाव पड़े, लेकिन प्रभाव पड़ना ही है। तो अभी क्या है ताप, तो ताप का अधिशोषण पर, अधिशोषण पर ताप का विशेष प्रभाव पड़ता है। तो जब ताप बढ़ता है तो अधिशोषण बढ़ेगा या घटेगा। तो यहाँ दो तरह का अधिशोषण हम लोग पढ़ा था, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण यदि ताप देंगे तो घटेगा, और रासायनिक अधिशोषण यदि ताप देंगे तो बढ़ेगा। ये याद है आपको? भौतिक अधिशोषण किसे कहते थे? मैं चलूँ थोड़ा पीछे। भौतिक अधिशोषण कहते थे जिसमें अधिशोष्य, अधिशोष्य मतलब चिपकने वाला, अधिशोषक की सतह से, ये अधिशोषक है। तो जिसमें अधिशोष्य, अधिशोषक की, ये अधिशोषक है कि सतह से कौन से बल द्वारा, तो वांडर वाल बल द्वारा जुड़े रहते हैं, है ना, उसे हम लोग भौतिक अधिशोषण कहते थे। ये भौतिक हो गया, ध्यान दीजिएगा, भौतिक अधिशोषण हो गया। तो चलो ये देखो, ये है, तो ये है पृष्ठ, सतह है, और सतह पर आके जो अधिशोष्य आया, ये अधिशोष्य है ये वाला, और ये है सतह के अधिशोषक है। दोनों घटनाएं अधिशोषण कहलाई। ये भौतिक अधिशोषण हुआ, ये रासायनिक अधिशोषण हुआ, है कि नहीं? ये क्या हो गया? रासायनिक अधिशोषण हो गया। अब इसमें जो बल है, ये वांडर वाल बल काम कर रहा है। इसमें जो बल काम करेगा वो कौन सा है? रासायनिक बंधन। यानी रासायनिक बंधन एक क्या होता है? प्रबल बंधन होता है, एकदम जोड़ से का बंधन होता है। और वांडर वाल बल क्या होता है? दुर्बल बल होता है। तो अभी क्या है, ताप दोगे तो जो अणु चिपके हुए हैं इसके साथ, वो तो कमजोर बल से चिपके हुए हैं, ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग है नहीं, कमजोर बल से चिपके हुए हैं। जैसे ही ताप दोगे तो ये जो अधिशोष्य है वो कमजोर बल होने के कारण क्या हो जाएंगे? सब वाष्पित या फिर उड़ जाएंगे, साधारण भाषा में बोलो। लेकिन इसमें क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग बंधन होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया होती है। और हम लोग जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया में यदि ताप को बढ़ा दिया जाए, लगभग रासायनिक अभिक्रिया में, तो वो रासायनिक अभिक्रिया तेज हो जाती है। सिंपल सी बात है। तो यदि यहाँ ताप देंगे तो रासायनिक अधिशोषण बढ़ेगा, लेकिन यहाँ ताप देंगे तो भौतिक अधिशोषण घटेगा। भौतिक अधिशोषण क्यों घटेगा? क्योंकि अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच जो बल कार्य कर रहा है वांडर वाल बल है। और वांडर वाल बल क्या होता है? कमजोर बल होता है ना। मैंने आपको बताया था कि जैसे आपका एक कार है या बाइक है,
उस पर धूल जम जाए, तो जो धूल जम जाता है वो धूल क्या कहलाएगा? तो धूल क्या कहलाएगा? ये क्या है? धूल जो होगा उस पर जम जाएगा, और जमने के बाद वो जो है उसको हटाना चाहोगे तो तुम आसानी से क्या होगा? हट जाएगा। तो आसानी से हटेगा तो उसमें कोई बल ज़्यादा तो कार्य कर नहीं रहा है, तुम हल्का बल कार्य कर रहा है, उसको हटा दिए तुम, है ना। लेकिन वही तुम यदि लोहे पर जंग लग जाए और उसको तुम हाथ से हटा दोगे, नहीं हटाओगे। मैंने इस पर कई बार चर्चा किया। तो वो जो होता है रासायनिक बंधन एकदम बंधन से जुड़ जाता है, वो टूटेगा नहीं। तो यहाँ पर भी चूंकि वांडरवाल बल है और ये क्या है? रासायनिक बंधन है। तो यहाँ पर ताप यदि देंगे तो अधिशोष से क्या होगा? सतह से हट जाएगा। बल कमजोर है, आसानी से अलग हट जाएगा। लेकिन इसमें बल क्या है? बहुत मजबूत है। रासायनिक बंधन बहुत मजबूत बंधन होता है ना। अब यदि ताप देंगे तो इससे कुछ खास इसको ये तो अलग तो होगा नहीं। ताप जैसे ही देंगे तो और अभिक्रिया क्या होने लगेगी? तीव्र गति से होने लगेगी। कोई भी अभिक्रिया देखो, ताप बढ़ाते हो तो काफ़ी क्या है? तेजी से होना शुरू हो जाती है। तो ये है आपका। तो मैं एक बात जरा ध्यान से एक बार बोल देता हूँ, उसका ग्राफ के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अधिशोषण पर ताप का विशेष प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ने से अधिशोषण के मान पर क्या होता है? घटता है और बढ़ता दोनों है। तो जैसे ताप बढ़ाते हैं तो भौतिक अधिशोषण के मान में क्या होती है? कमी होती है, और रासायनिक अधिशोषण के मान में वृद्धि होती है। फिर से एक बार सुनो क्या बोला मैंने कि अधिशोषण पर बस 2-3 लाइन तो इसमें है, ताप का विशेष प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ने से भौतिक अधिशोषण घटता है, ज़्यादा लंबा नहीं है ना, क्योंकि इसमें अधिशोष और अधिशोषक एक दूसरे से वांडरवाल बल द्वारा जुड़े रहते हैं। जबकि रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? बढ़ता है। ताप बढ़ाने से रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है, क्योंकि इसमें अधिशोष एवं अधिशोषण शोषक एक दूसरे से रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं और इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। दाब का प्रभाव क्या पड़ेगा? तो चलो, तो गैस हम लोग यहाँ बार बार बोलते हैं कि हम लोग किसका बात करते हैं? ठोस नहीं, ठोस होता है क्या? अधिशोषक। और गैस कौन सा होता है? अधिशोष से। यानी अधिशोष का काम कौन करता है? गैस। और अधिशोषक का काम कौन करता है? ठोस। तो बताइए, दाब बढ़ने से क्या होगा? अधिशोषण बढ़ेगा कि घटेगा? बताइए जरा। दाब बढ़ाएंगे तो अधिशोषण बढ़ेगा घटेगा। जैसे मान लो कि एक यहाँ पर कुछ सतह है, किसी ठोस धातु का सतह है, और यहाँ पर गैस है। तो यहाँ पर सब तो चिपका हुआ नहीं है, इसमें कुछ चिपका हुआ है, कुछ नहीं चिपका हुआ है। लेकिन अब हम क्या करते हैं? ध्यान दो, एक पिस्टन लगा देते हैं। पिस्टन समझ रहे हो? पिस्टन नहीं समझते? मैंने 11 में यार, चलो कोई बात नहीं, सब 11 पिस्टन एक लगा देते हैं। पिस्टन लगा देते, बात समझ रहे हो? तो साइकिल में हवा नहीं देते, वो दाबते हो। तो जैसे ही पिस्टन का दबाव डालते हो, मान लो कि ये ऐसे, और एक फिगर और बना देता हूँ। इधर है, ये सतह है ठोस की, और ये है यहाँ पर पिस्टन यहाँ आ गया है। यानी यहाँ था पहले, अब यहाँ आ गया। देखो ध्यान से, पिस्टन अब यहाँ आ चुका है। बताइए, अब ये जो है, देखो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है और सबसे ज़्यादा इसमें उपयोगी यही है। तो अभी जब पिस्टन ऊपर था तो देखो यहाँ पर क्या था कि जो गैस के अणु जो अधिशोषित हो रहे थे वो कम थे। लेकिन जैसे ही दाब बढ़ाया तो वो दबा ना, और वो जो था, जो सतह पर अधिशोषित होने की जो मात्रा थी वो क्या हो गई? बढ़ गई। सिंपल सी तो बात थी। बात समझ में आई कि दाब यहाँ पर क्या था? कम था, तो लहरा रहा था, इधर उधर घूम रहा था, इधर उधर जहाँ मन हो रहा था घूम रहा था। हो गया? तो यहाँ घूम रहा था। लेकिन जैसे ही दाब को बढ़ा दिए, हम लोगों ने दाब को बढ़ा दिया, तो जैसे ही दाब को बढ़ाए तो वो जो था, जो घूम रहा था इतना दूर दूर, वो दब के थोड़ा सा क्या हो गया? कम हो गया ना। और जब कम हो गया तो वो कहाँ है? तो वहाँ कहाँ जाकर चिपक जाएगा? जो सतह है, सतह पर ज़्यादा मात्रा में क्या होगा? चिपके। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दाब बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी। यही हुआ ना कि यदि दाब बढ़ाया जाएगा तो अधिशोषण की मात्रा में क्या होगी? वृद्धि होगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखें कि इसमें मैं ग्राफ से इसको भी फिर समझाऊंगा कि दाब बढ़ने से अधिशोषण की मात्रा बढ़ती, तो शुरू में जो बढ़ती है वो बहुत तेजी से बढ़ती है।
शुरू में जब दबाव डाले तो खूब तेजी से एकदम चिपकना शुरू हो गया, लेकिन जब दबाव बहुत ज़्यादा होने लगा, ये इसको और नीचे कर दो, चलो ये और नीचे कर दो, ये देखो, यानी ये सतह है और ये पिस्टन जो यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब देखो ध्यान से जरा, पिस्टन क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो अब ये जो अणु है, कितने अणु बचे हुए, ज़्यादा तो है नहीं, है ना। तो ये इसका सतह भी तो पूरी तरह से क्या हो चुका है, भर चुका है, भर चुका है। तो अब जहाँ पहले दबाव डाले तो अधिक मात्रा में अधिशोषण हुआ, है ना। अब जब दबाव डाल रहे हैं तो अधिशोषण की मात्रा थोड़ी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि अधिशोषण के लिए अब तो जगह ही नहीं ना है सतह पे। यहाँ पर ध्यान देना। तो क्या है, इसमें क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि अधिशोषण की मात्रा दाब का विशेष प्रभाव पड़ता है। अधिशोषण की मात्रा दाब के समानुपाती होता है। दाब बढ़ने से अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि होती है। प्रारंभ में यह वृद्धि गति से होती है, किंतु समय बीतने के पश्चात दाब बढ़ने से अधिशोषण की मात्रा में उतनी अधिक वृद्धि नहीं होती है। और एक समय ऐसा आता है जब दाब बढ़ने से अधिशोषण की मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर एक चीज गौर फरमाने वाली बात है कि ताप निश्चित होना चाहिए। ताप यदि बढ़ेगा तब तो वो जो गैस है हिलेगा, क्योंकि उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है। अब फिर से एक बार मैं बोलूँ, फिर ग्राफ के द्वारा समझाऊंगा। ऐसे फिर से सुने कि अधिशोषण की मात्रा पर दाब का विशेष प्रभाव पड़ता है ना। अधिशोषण की मात्रा किसके, ये मैं कल पढ़ाऊंगा भी। अधिशोषण की मात्रा दाब के समानुपाती होता है। अधिशोषण की मात्रा किसके समानुपाती होता है, दाब के समानुपाती होता है। तो समानुपाती का मतलब यही हुआ ना कि दाब बढ़ेगा तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी। तो प्रारंभ में दाब बढ़ने से अधिशोषण की मात्रा अधिक होती है, किंतु समय बीतने के साथ दाब बढ़ने से अधिशोषण की मात्रा में कमी होती है। मतलब कमी का मतलब घट नहीं जाएगा, अपेक्षाकृत कम होगा। और एक समय ऐसा आएगा जब दाब बढ़ने से अधिशोषण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। इसको मैं ग्राफ के द्वारा आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं, जिसको चेष्टा कहते हैं आप लोग। ये देखो, ये है आपका एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जो भी हो। तो ये है अधिशोषण की मात्रा। ग्राफ बताया कि नहीं बताया, जरूरत नहीं था ग्राफ बताने का, वो तो हम अपने मन से आपको ग्राफ के द्वारा समझाते हैं। आप नहीं भी ग्राफ बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो नहीं भी बना सकते हो ग्राफ, तुम्हारी मर्जी। क्या चाहते हो, बोले यार, बना लेगा। देखिएगा क्या दिखा रहा है यार, कि जैसे जैसे दाब बढ़ रहा है वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा बढ़ रही है। लेकिन एक समय ऐसा आ रहा है जब दाब तो बढ़ रहा है लेकिन अधिशोषण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। यही बोल रहा है। ये एबीसी में आपको मिलेगा, ये जो लिखा हुआ है, और किसी किताब में नहीं है। एबीसी पुस्तक में आपको ये बात मिलेगा, है ना। तो ये देखो यहाँ पर जो है, ध्यान दीजिएगा कि पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे बढ़ा। यहाँ देखो, मैं यहाँ पर दाब कर लेता हूँ, 1 ATM, 2 ATM, 3 ATM, इसी में समय बर्बाद होता है। 5 ATM, 6 ATM। अब ग्राफ जानते हैं तो हमको उतना परेशानी नहीं पड़ती। अभी क्या है, अधिशोषण की मात्रा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 जो भी हो। अब देखो कि जब जो है दाब है 1 ATM, तो अधिशोषण की मात्रा कितनी है, तुम बोलो, वो दाब है 1 ATM दाब है, 1 ATM दाब है, तो अधिशोषण की मात्रा कितनी है, 1 ATM दाब है ना, तो अधिशोषण की मात्रा कितनी है, 15 ग्राम। चूंकि मात्रा है तो ग्राम में होगा, ग्राम है। अभी जो है दाब बढ़ा, कितना हो गया, 2 ATM। दाब बढ़ के कितना हो गया, 2 ATM। तो अधिशोषण की मात्रा कितनी हो गई, 30 हो गई। बात जा रहा है, भेजे में जा रहा है तुम लोग के। चलो ठीक है,
उसके बाद क्या है, दाब बढ़ के हो गया कितना, 3 ATM। तो दाब बढ़ के जब 3 ATM हुआ तो अधिशोषण की मात्रा कितनी होगी। फिर दाब बढ़ के जब 4 ATM हुआ तो अधिशोषण की मात्रा कितनी हो गई, 45 44। अरे वही है, मतलब हम बना रहे हैं ना। अभी जब दाब है 5 ATM हो गया, 5 ATM हो गया तो कितना हो गया, यदि 5 ATM हुआ अधिशोषण की मात्रा कितनी है, लगभग 45 ही है। जब 6 ATM हो गया तो अधिशोषण की मात्रा कितनी हो गई, कितनी है, 45 ही। यहाँ क्या देख रहे हैं कि शुरू में जो था वो अधिशोषण बड़ा ही तीव्र गति से हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब दाब बहुत अधिक उच्च दाब हो जाएगा, उच्च दाब पर, यानी उच्च दाब पर क्या होता है, अधिशोषण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको फ्रैंकलिक नाम के वैज्ञानिक ने बताया था, जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे, कल ग्राफ के साथ उसमें पढ़ेंगे अच्छी तरह से। फिलहाल दाब तो ये ऐसे ही रहने दें। तो यहाँ क्या देखें आप कि जैसे जैसे दाब बढ़ रहा है, जब 1 ATM दाब था तो अधिशोषण की मात्रा 15 ग्राम था, जब 2 ATM दाब था तो अधिशोषण की मात्रा 30 ग्राम था, जब 3 ATM था तो अधिशोषण की मात्रा 40 ग्राम था, जब 4 ATM था तो अधिशोषण की मात्रा 45 ग्राम था, जब 5 ATM था तब भी 45 ग्राम था, जब 6 ATM था दाब तब भी 45 ग्राम था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अधिशोषण पर दाब का विशेष प्रभाव पड़ता है ना। दाब बढ़ने से या दाब अधिशोषण की मात्रा के क्या होता है, समानुपाती होता है। दाब बढ़ने से अधिशोषण की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। प्रारंभ में यह वृद्धि तीव्र गति से होती है, किंतु समय बीतने के पश्चात इस गति क्या दाब बढ़ने से अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। उच्च दाब पर, यानी दाब बढ़ने से भी, या उच्च दाब पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, उच्च दाब पर है ना, दाब बढ़ने से भी अधिशोषण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात समझ गए, हो गया। लिखो, अधिशोषण की मात्रा पर, अधिशोषण की मात्रा पर दाब का विशेष प्रभाव पड़ता है, विशेष प्रभाव पड़ता है। हो गया। विशेष प्रभाव पड़ता है। लिखो, अधिशोषण की मात्रा किसके, अधिशोषण की मात्रा दाब के समानुपाती होता है। अधिशोषण की मात्रा दाब के समानुपाती होता है। दाब बढ़ने से आज 8 बजे क्लास होगा। दाब बढ़ने से, दाब बढ़ने से अधिशोषण की मात्रा में, दाब बढ़ने से अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। वृद्धि होती है। हो गया। एक चीज इसमें गड़बड़ हो गया, स्थिर ताप होना चाहिए था शुरू में, नहीं स्थिर ताप पर है ना, ताप। अच्छा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर यहीं पर कर देते हैं ना, ग्राफ में कर देते हैं, नहीं स्थिर क्या ताप पर। चलिए ये हो गया। लिखो, कहाँ तक गए, वृद्धि होती। लिखो, वृद्धि मतलब समझे, अधिशोषण की मात्रा प्रारंभ में या वृद्धि तीव्र गति से होती है, तीव्र गति से होती है, तीव्र गति से होती है ना, तीव्र गति से क्या
होती है, किंतु समय बीतने के पश्चात यह प्रक्रिया मंद गति से होती है। यह प्रक्रिया मंद गति से होती है। एक निश्चित दाब से उच्च दाब पर दाब बढ़ाने से, कॉमा देखे, दाब बढ़ाने से अधिशोषण की मात्रा पर क्या, बोलो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो दिखाई दे रहा है ना बच्चा, चल रहा है। चलो ग्राफ बना लो, स्क्रीनशॉट लो, जो करना है करो, लेकिन जल्दी से करो। ये हो गया समाप्त, हो गया। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग अधिशोषण की मात्रा। तो अधिशोषण की मात्रा किसे कहते हैं? एकदम इजी है कि अधिशोष्य की मात्रा एवं अधिशोषक की मात्रा के अनुपात को अधिशोषण की मात्रा कहते हैं। यानी कितना अधिशोष्य अधिशोषक की सतह पर आके चिपका और जो अधिशोषक की सतह था उसका मात्रा क्या था, दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? अधिशोषण की मात्रा कहेंगे। जैसे मान लो ये देखो ध्यान से, सतह है, ध्यान दो, बहुत इजी। ये सतह है, इस पर कोई अधिशोष्य आया, आके चिपक गया, तो इसकी मात्रा यानी अधिशोष्य क्या की मात्रा, और ये जो अधिशोषक है ये क्या है? अधिशोषक जो है, दोनों की मात्रा के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? अधिशोषण की मात्रा, है ना। इसी को कहते हैं हम लोग यानी ये कहा कि भाई ये जो है, ये अधिशोषक जो है वो 5 ग्राम है, ठीक है, 5 ग्राम अधिशोषक है। यानी अधिशोषक का जो मात्रा है वो 5 ग्राम है। उस पर कितना गैस आके चिपक गया, अमोनिया मान लो आके चिपक रहा है, तो मान लो 2 ग्राम आके चिपका, तो अधिशोषण की मात्रा कितनी होगी? तो हाँ 7 ग्राम, बहुत अच्छा, यही तुमसे आशा थी। तो अधिशोषण की मात्रा वही हुई ना कि 5 ग्राम पर 2 ग्राम आपके चिपका, तो 5 ग्राम 2 ग्राम कितना, मतलब तो 5 ग्राम की अपेक्षा 2 ग्राम कितना ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर ये जो दोनों का अनुपात है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अधिशोषण की मात्रा। ये तो जोड़ रहा है, बहुत अच्छे। तुमको भगवान तुम्हारे आत्मा को क्या दे? शांति दे। चलो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़े। तो अधिशोषण की मात्रा किसे कहते हैं? फिर से एक बार क्या बोले कि अधिशोष्य की मात्रा एवं अधिशोषक की मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? अधिशोषण की मात्रा कहते हैं। फिर से एक बार क्या बोले? ये देखो, अधिशोष्य की क्या हो गया? मात्रा बटे क्या हो गया? अधिशोषक की मात्रा। ऐसे भी मात्रा जब निकालेंगे तो इसी पर निकालेंगे ना कि कितना बड़ा पृष्ठ था और कितना आके उस पर आके क्या हुआ, जुड़ा। हाँ कहाँ लिखती हो? हाँ ठीक किया, नहीं तो पूरा ये यदि तुम लोग नहीं रहता तो पूरा लिखाया रहता है इस पर। ऐसा कई बार हो चुका। अधिशोषण की मात्रा बराबर क्या हुआ? अधिशोष की मात्रा बटे अधिशोषक की मात्रा। यानी मान लो कि 1 किलोमीटर एरिया है, 1 किलोमीटर का अधिशोषक है। 1 किलोमीटर यानी कि उसका द्रव्यमान कर लेते हैं, मात्रा है तो द्रव्यमान कर लेते हैं कि 2 किलो का है अधिशोषक। तो उस पर मान लो कोई गैस आके चिपका, तो कितना मात्रा में आके चिपका? पूरा नहीं चिपका, मान लो 10 ग्राम आके चिपका, तो वो वही ना है कि 5 किलो, कितना 5 किलो बोले थे ना, 2 किलो, 2 किलो अधिशोषक पर कितना 5 ग्राम अधिशोष आके चिपका, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अधिशोषण की मात्रा कहेंगे। सिंपल सी तो बात समझ गए। तो अधिशोषण की मात्रा बराबर क्या हो गया? अधिशोष की मात्रा बटे, तो अधिशोष की मात्रा को सूचित करते हैं हम लोग x से और अधिशोषक की मात्रा को किससे? m से। तो वही इसी को कहते हैं हम लोग क्या? अधिशोषण की मात्रा। यानी अधिशोषण की मात्रा को किससे सूचित करते हैं हम लोग? x/m से। बस हो गया।
कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत है? तो क्या बोले कि अधिशोषण की मात्रा किसे कहते हैं? बोल दो। अधिशोष की मात्रा एवं अधिशोषक की मात्रा के अनुपात को अधिशोषण की मात्रा कहते हैं, है ना। यानी कि जैसे ऋतिक है, ऋतिक का वजन है 50 किलो, तो ये 50 किलो अधिशोषक हो गया। इसमें कितना कपड़ा लाद के आ गया है? तो 1 किलो का। तो 1 किलो का जो कपड़ा लादा है वो किस पर लदा हुआ है? 50 किलो पर। तो इस दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कह रहे हैं? अधिशोषण की मात्रा। यानी कितना अधिशोषण हुआ इसमें, यानी जो चिपका है वो कितना चिपक गया? अब 1/50, 1 किलो बोले थे, 1 किलो 1/50। तो बात समझ गए? तो सिंपल है। अधिशोषण की मात्रा किसे कहते हैं? बोलो। अधिशोष की मात्रा एवं अधिशोषक के मात्रा के अनुपात को अधिशोषण की मात्रा कहते हैं। इससे क्या चीज सूचित किया जाता है? हो गया, वही बोल रहा था, वही बता दिए। लिखो, अधिशोष की मात्रा, अधिशोष की मात्रा एवं, रुका नहीं ना वीडियो, देखो तो कमेंट लेके रुका हुआ नहीं, चले हो गया। अधिशोष की मात्रा हो गया एवं अधिशोषक की मात्रा, अधिशोषक की मात्रा के अनुपात को क्या? अधिशोषण की मात्रा कहते हैं। हो गया। इसे डायरेक्ट लिख देते हैं क्या? इसे क्या चीज से? x/m से सूचित किया जाता है। इसे x/m से सूचित किया जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए।